हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। यहां पर गाइस हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हमारी टारगेट 95 प्लस की सीरीज में, जो कि है क्लास 9 के लिए बहुत 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 जरूरी चैप्टर है। ठीक है, विच इज दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैंने इतने बहुत इसलिए लगाए क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं करा तो आगे दिक्कत होगी। आगे मतलब बहुत आगे नहीं, 9th के बाद 10th में ही आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके, ये बहुत ही बेसिक वाला केमिस्ट्री फॉर्म करता है, आपका फाउंडेशन को ये स्ट्रॉन्ग करता है, तो बहुत जरूरी है कि इसको ढंग से आपको समझा जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं सर कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको हाइड्रोजन पता होगा? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो। हाइड्रोजन पता है तो बताओ। ठीक है, आपको ऑक्सीजन पता होगा, है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। दीज आर एलिमेंट्स, है ना? एलिमेंट्स में भी ये लोग नॉन मेटल, वो अलग बात है, बट फिलहाल दे आर एलिमेंट्स। इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। ऑक्सीजन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो लगभग ऐसा दिखेगा। असल में ऐसा नहीं दिखेगा, बट मैं बता रहा हूं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो लेंगे हम उसका, वो ये H है, यहां पर ये O है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें H लिखा होगा या O लिखा होगा, वो हम आगे देखेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि लगभग स्मॉलेस्ट यूनिट कुछ ऐसा रहेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोजन का एटम। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब एक बात मैं बता रहा हूं, एटम होता क्या है? एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसके पास बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और डिटेल आपको समझ में आएगा, बट फिलहाल ये समझो कि कोई भी, जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम इज एलिमेंट। ठीक है, Na उसका सिंबल है वैसे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम। ठीक है, तो सोडियम अगर मैंने मान लो ऐसे ले लिया यहां पर, तो जितने भी इसके छोटे 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 मोटे तगड़े छोटे मोटे भाई, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, जितने भी इसके छोटे छोटे लड्डू दिख रहे हैं वो क्या है? दे आर सोडियम का एटम्स। सोडियम के एटम्स। सो कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उस एलिमेंट से मैच खाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट से मैच खाती है? अब आप ये भी बोलोगे सर, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो ना, 9th से पहले थोड़ा समझ लेते हो, तो ये कहोगे कि स्मॉलेस्ट क्यों? एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्मॉलेस्ट हुआ। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि वो इलेक्ट्रॉन या वो प्रोटॉन को देख के आप बता नहीं सकते कि वो उस एलिमेंट का है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं करेगी। इसका इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स है जितने प्रोटॉन्स है वो सब मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो प्रॉपर यहाँ पर क्या रहता है? वो इस, जैसे यहाँ पर ये सब के सब जितने भी एटम्स हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बट उनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो सोडियम के लिए प्रॉपर बने हैं। ठीक है, काफी मैं डीप में चला गया, आपको बाहर निकालूंगा और फिर से एकदम बेसिक से बताऊंगा आगे। ठीक है, सो एटम फिलहाल क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंटिटी, याद रखो। वैसे मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है। अगेन कंफ्यूज? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस तो पता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो मान लो कि हम यहां पर एक कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई टेक, सबसे बेस्ट क्या लेते हैं अपन? वाटर। वाटर इज H2O, है ना? वाटर क्या है? H2O है। तो मान लो एक गिलास में लिया तुमने पानी। क्या लिया है? गिलास में पानी लिया है, कुछ और नहीं लिया है। तो ये जो पानी है उसका जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स को थोड़ा ध्यान से देखो।
देखो जितने भी पार्टिकल उनको ध्यान से देखो तो तुमको वहां दिखेगा कि उसमें हर पार्टिकल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, सो एवरी पार्टिकल इज H2O। तो देख सकते हो कि इस H2O के जो यहां पार्टिकल दिख रहा है इसमें 1 ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब 1 से ज्यादा एटम से के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। तो 1 से ज्यादा एटम जब ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हैं, बॉन्ड करके, और ये नई चीज जो बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इस कॉम्बिनेशन को, वेर मोर देन 1 एटम्स आर केमिकली कंबाइंड, दिस कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड व्हाट? इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? दिस इज वाटर मॉलिक्यूल या फिर H2O का मॉलिक्यूल है। आया समझ में? तो जैसे वहां मैंने क्या बताया कि एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम एटम कहते हैं, और वही एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो यानी क्या? यानी ये है कि कंपाउंड के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इतनी बात समझ लो, फिर आगे तो हमको यही सब चीजें पढ़नी है। ठीक है बचवा, आगे बढ़ते हैं। चलो, ई कौन है भाई? ई महाशय कौन है? ई महापुरुष कौन है? तो नाम तो लिखा है यहां पर, एंटोइने लेवॉइजर, और यहां पर जोसेफ प्राउस्ट। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों केमिस्ट्री में कुछ तो किए होंगे, तभी यहां पर नाम लिखा है। तो देखो यहां पर, तो लेवॉइजर और प्राउस्ट, ये 2 नाम जो है ये केमिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज बना दिए, जिससे कि हमने देखा कि हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहा है। सो वो क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा। वही लॉज कौन बनाए? ये दोनों महाशय बनाए हैं। ठीक है, सो लेवॉइजर एंड प्राउस्ट, they laid to the foundation of chemical sciences by establishing 2 important laws of chemical combination। तो यानी इसके 2 लॉज हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज है। केमिकल्स कैसे कंबाइन करते हैं? जैसे मैंने बताया कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ये जुड़ गया तो क्या बना? 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कैसे कंबाइन करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो किसने बताए हमको? लेवॉइजर और प्राउस्ट ने। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन हम थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? स्टेटमेंट आ गया है आपके सामने, प्रस्तुत हो गया है स्टेटमेंट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed, it can be only converted from क्या बोल रहा हूं मैं, वो एनर्जी का लगा रहा हूं। so mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। बोलने का मतलब ये है कि मान लो ऐसा कुछ हुआ होता है, कोई रिएक्शन हुआ होता जिसमें मैंने 5 हाइड्रोजन एटम लिया होता और मान लो कि 10 क्लोरीन का एटम लिया होता। ठीक है, और मैं ये देख रहा हूं कि ये रिएक्शन हुआ और बाद में जाके ये HCl फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मान लो ये हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये जो है सिर्फ 3 ही फॉर्म हुआ, ओनली 3 HCl। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार कि 5 हाइड्रोजन एटम गया, अंदर गया, और रिएक्शन के बाद सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, बाकी 2 कहां चला गया? और यहां पर भी 10 क्लोरीन गया और यहां पर रिएक्शन के बाद सिर्फ हमको 3 ही दिखाई दे रहा है क्लोरीन, यानी बाकी कहां चला गया? यानी ये 2 और ये 7 कहां चला गया? है ना? तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं, मतलब बहुत सिंपल सी बात ये कह सकता हूं, थोड़ी लॉजिकल बात ये कह सकता हूं कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये 5 और ये 5 यहां जाके 5 बनाएंगे, तब समझ आएगा हाँ 5 हाइड्रोजन, जैसे जितना हाइड्रोजन लिया गया उतना हाइड्रोजन बाहर भी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब मशीन के अंदर जितना हम डाले हाइड्रोजन एटम, मशीन के बाहर भी उतना ही दिखाई दे रहा है। समझे? रिएक्शन के बाद उतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो बस यहां इतनी सी छोटी सी बात को जो है समझाया गया है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में
अब देखो इसको मैं आगे एक और टर्म्स में लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. It means that during a chemical reaction, the sum of masses of the reactants and products remain unchanged. ठीक है, मान लो कि मैंने एक रिएक्शन देखा जिसमें A प्लस B, ये कोई केमिकल है, मान लो A एक केमिकल है, B एक केमिकल है, और ये फॉर्म कर रहा है C प्लस D. ठीक है, तो यहां बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो आपने ये 1 किलो लिया था और ये पूरी तरह से रिएक्ट करने वाला है बी से. मान लो बी कितना यूज हुआ, 2 किलो यूज हुआ, तो ये पूरी तरह से यूज होंगे 1 kg. मान लो मतलब जो हमने लिया है इस कॉम्बिनेशन में कि इनपुट में दिस इज 1 kg एंड दिस इज 2 kg एंड दे आर कंप्लीटली रिएक्टिंग विद ईच अदर. तो फाइनली आउटपुट में आपको गैस करने में, प्रेडिक्ट करने में बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हमको पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज 3 kg ओवरऑल. सो प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा, 3 kg. बस ये मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करने के लिए हमने लिया स्टार्टिंग केमिकल, और प्रोडक्ट क्या होता है जो फाइनली फॉर्म हुआ. तो याद रखो, दिस इज रिएक्टेंट, A एंड B आर रिएक्टेंट्स एंड दिस C एंड D आर प्रोडक्ट्स. ठीक है, आगे देखते हैं बचवा. यस, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? तो लॉ ऑफ, जो देखो लेवॉइजर और प्राउस ने दो लॉज बताए किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. और दूसरा अब ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. इसमें क्या बताया गया, इट स्टेट्स दैट in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. थोड़ा ध्यान से समझना आप इसको. It states that in a chemical substance, कोई भी chemical substance, मान लो कि हमने लिया वाटर H2O, इसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं मास के हिसाब से. So let's see the example. तो जब हम H2O की बात करते हैं, तो जैसे मान लो 2 H2 रिएक्ट किया O के साथ में एंड इज फॉर्मिंग H2O. ओके, अब यहां पर इसका मास थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मास प्रोपोर्शन कितना है. अब हाइड्रोजन का मास होता है 1. तुम बोलोगे सर कैसे, और ये U क्या है, दिस इज यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट. एटम्स को वजन करने के लिए ये यूनिट यूज करते हैं, आगे बताऊंगा, चिंता ना करो. और 1 कैसे आया वो भी स्टैंडर्ड है, बताऊंगा आगे. ठीक है, सो हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16. अब H2O में देखें, हमेशा जो वाटर होता है वो H2O ही होता है. तो 2 हाइड्रोजन है तो यानी कितना हो, एक का मास 1 है तो 2 का मास कितना हो गया, 2. ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का है 16, एक ही ऑक्सीजन है तो ये हो गया 16. अब इसका रेशियो निकाल लो, डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 1:8. तो अब जो मास प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, वो कितना है, 1:8. तो यहां पर लॉ में क्या बताया गया है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने से पानी की कोई भी बूंद ले लो, उसमें से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उठा लो, उसका जो मास प्रोपोर्शन है वो हमेशा 1:8 ही होगा. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो अपने गटर का पानी निकाल के और उस पानी में H2O का जो H और O का प्रोपोर्शन देखा मास वाला, वो 1:5 आ गया, 1:2 आ गया, ऐसा नहीं होगा. दैट विल ऑलवेज बी दिस 1:8. ठीक है, देखो एटम के नंबर के हिसाब से रेशियो कितना है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है और ऑक्सीजन 1 एटम है, तो 2:1 ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से. बट हम जो रेशियो लिखते हैं वो मास के हिसाब से बताते हैं, तो मास के हिसाब से 1:8 है. ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूं जो मैं एग्जैक्टली आपको यहां पर, ठीक है, वही चीज बताया गया कि चाहे आप बर्फ का पानी, बर्फ में से पानी ले लो, या फिर नदी का पानी ले लो, या समुद्र का पानी ले लो, इन सब में जो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज फिक्स 1:8. ठीक है, कहीं से भी चांद पे भी पानी मिल गया, अगर पानी है तो वो जो रेशियो है दैट इज फिक्स. वही बताया गया कि इन एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी इन एनी मॉलिक्यूल, the elements that are present, they will always be in definite proportion by mass.
यार इससे सिंपल अगर कोई बता देना तो मुझे बता देना। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, सो द मास रेशियो इज फिक्स 1:8, वी कैन सी यस मास रेशियो इज फिक्स। ठीक है, मजाक कर रहा हूं भाई, तुम्हारे टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आई नो। काफी स्कूल में है टीचर्स जो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, उन सभी टीचर्स को मेरा सल्यूट। ठीक है, अगर कोई टीचर देख रहा हो तो सभी को रिस्पेक्ट। ठीक है, और काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सच टीचर्स। ओके, ये बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है भाई, बस दिल से करते जाओ। आगे है जॉन डाल्टन। कौन है भैया ये डाल्टन साहब? लेट्स सी। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion। तो जो लॉ लेवॉइजर एंड प्राउस ने बनाए उसको थोड़ा सा और आयाम दिया, थोड़ा सा और एक हाइट पे ले गए डाल्टन साहब। डाल्टन बाबू ने क्या क्या बताया वो बताया गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। सो लेट्स सी दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बताया गया कि जितने भी मटेरियल्स है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हो जो उसका टाइनी पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एटम्स आर इनडिविजिबल, इनविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। अब यहां पर तरीके से क्या लिखा गया? एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो ना कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं कि भैया ये एटम आ गया, हाइड्रोजन प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होगा, और ना ही हम किसी रिएक्शन में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि हाइड्रोजन था, ऐसे दबाया खत्म हो गया। बलून थोड़ी है वो। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही। ठीक है, तो बस ये बताया जा रहा है, डाल्टन बाबू ये बता रहे कि कोई भी चीज एटम से बनी हुई है, कोई भी मटेरियल एटम से बना हुआ है। एटम इज अ टाइनी पार्टिकल। और क्या बताया जा रहा है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही तुम एटम को क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो मास के हिसाब से या तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आइडेंटिकल यानी सेम होता है। देखते हैं आगे। देखो, जैसे मान लो एक डिब्बा लिया हम, ठीक है, और इस डिब्बा के अंदर कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान लो हीलियम। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे डिब्बा के अंदर वो सब कौन से होंगे? हीलियम के होंगे। अब यहां पर इस तीसरे वाले पॉइंट में ये बताया डाल्टन बाबू ने कि किसी भी गिवन एलिमेंट का एटम जो है वो मास या केमिकल प्रॉपर्टी के मामले में आइडेंटिकल होता है। जैसे मान लो तुमने ये वाला एटम ले लिया, सपोज तुमने ये वाला एटम ले लिया, इसका नाम रख दिया हमने आलू। ठीक है, ये दूसरा एटम लिया हमने हीलियम का, उसका नाम रख दिया हमने भालू। ठीक है, अब आलू और भालू का जो वजन होगा, जो मास होगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दोनों हीलियम का ही एटम है। ठीक है, और दोनों का प्रॉपर्टी भी सेम होगा, मतलब आलू और भालू का जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही वो रिएक्शन या रिएक्टिविटी होगा उनका। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट का एटम। बस इतनी बात बताई जा रही है। पर एक बात बताओ कि अगर मान लो मैंने कोई और एलिमेंट ले लिया, मान लो कोई और एलिमेंट का एटम ले लिया, मान लो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन है। अब इनकी भी प्रॉपर्टी आपस में तो एक जैसी होगी, पर अगर मैं ले लूं कि भैया भालू की प्रॉपर्टी और यहां पर मान लो इसका नाम है कचालू, तो कचालू की प्रॉपर्टी और भालू की प्रॉपर्टी मैच करेगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स है, एक हीलियम का एक हाइड्रोजन का है। सो बस वही बात बताई गई है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया ये याद रखना बहुत जरूरी चीज है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐसी थ्योरी आ जाती है। अगला है एटम्स कंबाइन इन स्मॉल रेशियोज, रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स।
हमने देखा ही वो ऑलरेडी कि जैसे वाटर जब बना है तो उसमें कौन सा एटम कैसे कंबाइन किया है, 2 हाइड्रोजन का एटम था और 1 ऑक्सीजन का एटम था, और हमेशा ये इसी तरीके से कंबाइन करके और ये वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यानी ये रेशियो फिक्स है ना कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दिस स्मॉल होल नंबर रेशियो इज ऑलवेज फिक्स फॉर दिस वाटर। कभी ये 1:2 नहीं होगा या 2:5 नहीं हो जाएगा, दिस इज ऑलवेज फिक्स, है ना। यानी जो लेवॉइजर और प्राउस ने बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, डाल्टन ने उसको और निखार दिया। फाइनली एक और बात बताई गई है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, रिलेटिव नंबर का तो हमने यहां पर देख लिया, होल नंबर रेशियो जो है वो फिक्स है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है और जो टाइप ऑफ एटम है हमेशा फिक्स होता है। मतलब क्या, मतलब वाटर ले रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना होगा। ऐसे नहीं होगा कि मान लो कभी ये हाइड्रोजन नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था तो उसने किसी और को भेज दिया और ये हीलियम और ऑक्सीजन के साथ वाटर बन गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सो दैट, या फिर कभी एक ही हाइड्रोजन मिला तो HO करके और ये बना दिया वाटर, ऐसा नहीं होगा। तो जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा 2:1 होगा और जो टाइप ऑफ एटम है वो भी H और O ही होगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोई भी गिवन, जैसे हम यहाँ वाटर का बता रहे हैं ऐसे कोई और एलिमेंट का, कंपाउंड का भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना भैया। ठीक है, जो मैंने कचरा किया इतना मत करना, अब इतना साफ साफ लिख देना इसको। आगे देखते हैं, तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताया गया था वहां पर, इन एनी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है दैट इज फिक्स। ठीक है, वो जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहता है, फिक्स होता है। और तीसरा हमने यहां पढ़ा डाल्टन बाबू का एटॉमिक थियरी, जिसमें ये बताया गया कि हर मटेरियल जो है टाइनी पार्टिकल एटम से बना होता है। एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, ना ही उसको किसी रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो उसके सारे एटम एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो है वो आपस में डिफरेंट होंगे। ओके, इसके बाद में एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोस। और आखिरी में ये बताया गया कि कोई भी तुम कंपाउंड लेते हो तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है या उसमें उनका जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है। क्या बात है बचवा, तुम तो इतना सीख गए, बजाओ ताली। और अगर ये बात तुमको दिमाग में फीड हो गई है तो नीचे मुझे सूचित करो कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और। अब हमने एटम मॉलिक्यूल, वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अब थोड़ा सा और उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, पहले एटम फिर मॉलिक्यूल। तो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट, तू कहां से आ गया बीच में, अबे हट। हाँ, सो क्या है, देखो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहते हैं। ठीक है भैया, तो समझ में आ गया। विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में वो लोग जाते ही, नॉट ऑलवेज, रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है वो, बट एटम्स ही जाके रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जनरली एक बात बताई गई है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करें। जैसे मैं जो हीलियम का बता रहा था, हीलियम तो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है ना, वो नोबल गैस में आता है, लेस रिएक्टिव, सब चीजें सीखोगे आप, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वहीं हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये बहुत ही रिएक्टिव है, कमबख्त। तो ये क्या करता है, ये अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर लेता है और फिर ये एक्चुअली H के फॉर्म में नहीं होता, फिर ये H2 फॉर्म में होता है। तो कुछ एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं जैसे हीलियम, कुछ एटम कंपाउंड मतलब आपस में ही कंबाइन होकर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो वो तो चीजें हम देखते रहेंगे, आगे देखते हैं। और एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, मतलब एटम का जो रेडियस, एटम स्फेरिकल होता है तो उसका जो रेडियस है वो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। बाप रे बाप, बहुत छोटा है रे, मत सोचो इतना। अच्छा, इसके बाद सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स का सिंबल है वो देख लो। जैसे कुछ एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक अल्फाबेट से बता दिया जाता है, कुछ एलिमेंट का सिंबल 2 अल्फाबेट से बता दिया जाता है, लेकिन पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है। जैसे
हाइड्रोजन का जो है वो H है सिंबल, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल है H और एल्यूमिनियम का है Al। तो देखो पहले इसमें एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है तो कैपिटल है, इसमें क्या है दो अल्फाबेट यूज हुए हैं इसके सिंबल। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो कि मैंने कभी A ले लिया, ऐसा नहीं है, वो स्टैंडर्ड है, वो याद रखना होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का है Al, तो पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, लेकिन अगर दूसरा लेटर यूज हुआ है तो दैट विल बी स्मॉल। समझ गए, पहला लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, अगर सेकेंड यूज हुआ है तो दैट विल बी स्मॉल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कभी एल्यूमिनियम को ऐसे लिख देना Al, अनपढ़ की निशानी है ये, टीचर चमाट देता है। आगे देखते हैं, symbol of some element that are formed from first letter of the name and a letter appearing later in the name। मतलब जैसे यहां पर जिंक को Z से नहीं रिप्रेजेंट किया गया, ना ही ZI से, जिंक को रिप्रेजेंट किया गया है ZN से। अब देखो पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर जो है यहां पर देखो दूसरा अल्फाबेट वो सेकेंड वाला नहीं थर्ड वाला लिया गया। तो ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट का सिंबल जो है वो अंदर के लेटर्स को यूज करके बने, पर ये रूल हमेशा है कि पहला कैपिटल होगा और अगला यूज हुआ तो दैट विल बी स्मॉल। और क्लोरीन का देखो CH नहीं है, क्लोरीन का है Cl, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ठीक है। तो ये आपको सब कम से कम जो मेन वाले हैं वो तो पढ़ लेने, शुरू के 20 तो अच्छे से पढ़ लेने, ठीक है। आयन का होता है, देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका जो सिंबल होता है केमिकल सिंबल वो उनके नॉर्मल नाम से नहीं बनता, वो उनके लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक नेम से बनता है, या बेसिकली कहो तो उनके साइंटिफिक नेम से बनता है। जैसे आयन का साइंटिफिक नेम है फेरम, तो इसलिए आयन का सिंबल है Fe, फेरम, ठीक है। सोडियम का है नाट्रम, ठीक है, या नाट्रियम होता है वो, सो नाट्रियम से आया Na, इसलिए मैंने आप शुरू में भी सोडियम का सिंबल Na लिखा, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल, याद रखें। एंड पोटेशियम का है केलियम या कालियम, इसलिए के, कालिया कालिया कालिया। इसके बाद है टिन का स्टैनम Sn, गोल्ड का ऑरम Au, ये गोल्ड का है। सिल्वर का अर्जेंटम Ag, मर्क्यूरी का हाइड्रार्जिनम सो Hg, ठीक है। मुझे आप टंगस्टन का बताओगे कमेंट करके, टंगस्टन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग और हम देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में। सो एटॉमिक मास को मैंने बताया था, एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, एक सिंबल दिखाते हैं, या तो U लिखा जाता है या तो AMU लिखा जाता है। व्हाट इज दैट? AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, या अगर U लिख रहे हो बात एक ही है, उसको आप यूनिफाइड मास कह सकते हो। सो एटम्स को वजन करने के लिए तुम किलोग्राम ये सब यूज नहीं कर सकती, ये बहुत बड़े हैं किलोग्राम, एटम तो बहुत छोटा है यार। तो उसको मेजर करने के लिए, उसके मास को मेजर करने के लिए हमको एटॉमिक मास यूनिट जैसी छोटी यूनिट लेनी होती है, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ओके। अब 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली यू बोल दो, इट इज इक्वल टू 1.67 10⁻27 kg। लगभग यही मास जो है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का, अप्रोक्सीमेटली यही होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, वो ये है। एंड नहीं बोल रहा मैं, और बोल रहा हूं। तो या तो एक प्रोटॉन का मास ले लो, इतना ही होगा, एक न्यूट्रॉन का लगभग इतना ही, थोड़ा डिफरेंस होता है बट हम लोग इतना ही लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, टेंशन ना लो आप। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.67 10⁻27 kg। आगे देखते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों लिखा गया? कार्बन का मास, जो हमारा स्टैंडर्ड कार्बन का जो टाइप होता है उसको एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन की अलग अलग मास वाले एलोट्रोप्स भी होते हैं, आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ एक टाइप का होता है, अलग अलग मासेस वाले भी कार्बन होते हैं। सो कार्बन का जो स्टैंडर्ड एलोट्रोप है, जो एकदम स्टैंडर्ड, जो हम हर जगह यूज करते हैं या हम लोग जो कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो कार्बन का स्टैंडर्ड एलोट्रोप है उसका मास है 12, तो उस वाले एलोट्रोप को हम C12 बोलते हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसको यूज किया जाता है फॉर रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास यूनिट मासेस, ठीक है। क्या, कैसे, क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट वाला वीडियो जब आएगा नेक्स्ट, तब उसमें हम देखेंगे। फिलहाल याद रखो
कि C12 कार्बन 12 जो है ये एटम को, इस एटम को स्टैंडर्ड माना जाता है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, ये इसी से निकाल के बनी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। मान लो ये कार्बन का एटम है, ये C12 एटम है, तो इस कार्बन के एटम को पहले तो कितने टुकड़ों में विभाजित करना है, इसको आपको 12 इक्वल पार्ट्स में, कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ऐसे। मान लो 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए, इक्वल पार्ट्स में, ये इक्वल नहीं दिख रहे, ऐसे कैसे करा था बाबू, 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, हमने मान लो डिवाइड कर दिया। इसका हमने कितना, एक तरबूज लिया मान लो, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पर हमको तरबूज को नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, कार्बन एटम का हमने मान लो 12 इक्वल पार्ट्स में। तुम बोलोगे सर कार्बन एटम को इतना छोटा है, कैसे हम चाकू से काटेंगे उसको, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। जस्ट अजम्पशन बता रहा हूं मैं आपको कैसे, कितना 1 AMU कितना होता है वो बता रहा हूं। इसका एक टुकड़ा निकाल लो, अज्यूम करने को बता रहा हूं, ज्यादा टेंशन ना लेना। तो एक टुकड़े का जो मास होगा, जैसे मान लो ये टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया, तो इसका जो मास होगा ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसका जो मास है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 U या फिर 1 AMU, ठीक है। तो C12 एटम का मास जो है उसका 1/12 कर दो, क्योंकि हमने कितने पार्ट्स में किया, 12 इक्वल पार्ट्स में, तो यानी 1/12 ऑफ C12 एटम, C12 एटम लिया और उसके मास का 1/12 कर दिया, तो जो मास आता है वो 1 AMU होता है, ठीक है। कंपैरिजन बता दिया है। सो यहां पर देख लो, मैं इसको हटा देता हूं। ओके, सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। सर क्यों कार्बन का एटम को इतना इंपॉर्टेंस दिया हमने, दूसरा एटम को क्यों नहीं लिया? सो बहुत, उसके पीछे बहुत साइंस है। पहले सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से शुरू किया गया, चेक किया गया, उसके बाद अगला जो था हीलियम से चेक किया। तो बाकी सब में क्या आता था ना, बाकी सब से कंपेयर करते थे ना, तो मतलब कंपैरिजन में फिर 1 AMU अगर हम लेते हैं, समझो कि मैंने हाइड्रोजन के मास को 1 AMU लिया और उससे मैं बाकी मासेस को मेजर कर रहा हूं, तो वो सब पॉइंट्स में, डेसिमल में आते थे। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लिया गया ना, इसमें बहुत काफी हद तक ये बहुत सटीक वैल्यू आती थी। ओके, इसलिए इसको सेलेक्ट किया। तो यहां पर देखो अब कुछ एटॉमिक मासेस, बिकॉज हम रिलेट करने वाले ना, हम कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर करते हैं हर एक एटम को, मास को, इसलिए हम कभी कभी एटॉमिक मास ना बोल के हम रिलेटिव मास बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सो हाइड्रोजन का मैंने देखो शुरू में 1 लिया था, सो हाइड्रोजन का है 1, यू कैन से दैट हाइड्रोजन का मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। हीलियम का है 4, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, थोड़ा याद रखो एंड में वैसे भी आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, एल्यूमिनियम का है 27। ओके, ऐसे याद रखना जरूरी है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें काम आएगा। आगे देखते हैं भैया मॉलिक्यूल। अब हो गया एटम, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि एटम जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, या फिर कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है H2O, वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्यों बोला गया मैं बताता हूं। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिव है, तो आपस में रिएक्ट करके वो H2 फॉर्म करता है, तो इसको भी हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे ना, डायटोमिक है तो मॉलिक्यूल ही कहेंगे, इसलिए यहां पर ये वर्ड यूज किया। अदरवाइज आप कंफ्यूजन ना हो तो आप सीधे कंपाउंड बोल सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप जो है इस कंफ्यूजन को हटाओ और सीधे ये कह दो कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया था वाटर लिया हमने, तो वाटर के जितने भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो वाटर की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो क्या होंगे, बेसिकली वो H2O होंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। एक एक H2O को निकालो तो उसको क्या कह सकते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल कहेंगे हम। ओके, देन भैया तुम मिट जाओ यार, बहुत ज्यादा लिख देते। इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये तो बात सही है भाई, एटम्स कंबाइन करके ही मॉलिक्यूल बनते हैं, सो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल विल बी ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है।
that are chemically bonded together. Yes, chemically bonded together. That is tightly held together by attractive forces. Yes, बिल्कुल सही है. अगर मैं फिर अगर H2O का एग्जाम्पल लेता हूं, तुम बोलोगे सर आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं आता है क्या? आता है. चलो, हम जो नमक खाते हैं ना, दैट इज NaCl. तो NaCl का वैसे तो वो क्रिस्टल है, आई विल नॉट टेक दिस एग्जाम्पल. उसमें आयंस होते हैं, आयंस की थ्योरी में देखेंगे आगे. तो जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, HCl मान लो. तो HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl जो है, उसमें देखो क्या बोला था यहां पर, मोर देन वन एटम से बना. तो यहां पे देखो ये H का एटम, ये Cl का एटम है, जो केमिकली कंबाइंड है और जो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. ओके, अब देखते हैं आगे. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन, अब देखो एलिमेंट जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन H2 फॉर्म में रहता है, तो एलिमेंट्स भी आपस में मॉलिक्यूल बना लेते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. देखो अब यहां पर एग्जांपल लिखते हैं. जैसे हीलियम तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके H2 बना लिया. ऑक्सीजन भी दो एटम्स कंबाइन करके O2 बना लेता है. हम काफी टाइम लिखते हैं O2, मोटू नहीं बोलना. क्लोरीन और क्लोरीन बन गया Cl2. ये सब डायटोमिक है. देखो ये मोनो एटोमिक है. मोनो एटोमिक क्योंकि एक ही सिंगल एटम में फ्रीली एग्जिस्ट करता है. ये डायटोमिक क्यों है? डाय मतलब टू, एटोमिक यानी दो एटम कंबाइन कर गए. दिस इज ऑल्सो डायटोमिक, दिस इज ऑल्सो डायटोमिक. लेकिन ओजोन की बात करें, ओजोन पता होगा तुमको, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. ओजोन भी एक्चुअली ऑक्सीजन ही है. तीन ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर ओजोन बनाते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज से बनता है वो काम, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज ही बनाता है उसको बेसिकली. बहुत बड़ी थ्योरी, बहुत बड़ी नहीं, हम 10th में पढ़ लेंगे उसके बारे में. ओके, ऐसे सल्फर की बात करें तो सल्फर कितने एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा बना लेते हैं S8. फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस 4, P4. तो इस तरीके से यहां पर एटॉमिसिटी जो है हीलियम की कितनी है? 1 है. हाइड्रोजन की कितनी है? 2 है. ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है. क्लोरीन की 2 है. ओजोन की 3 है. सल्फर की 8 है. एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? कितने एटम्स उसके फ्री स्टेट में, मतलब उसके जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, नेचुरल स्टेट में, कितने एटम्स वो बेसिकली आपस में जोड़ के रखता है. तो यहां पर जैसे 2 एटम्स, इधर भी 2 एटम्स, इधर भी 2 एटम्स. तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन? 2. एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 2. दैट ऑफ सल्फर 8. तो ये एटॉमिसिटी हुआ. ठीक है. तो यहां पर मोनो एटॉमिक, ये सब मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक. दिस इज डायटोमिक, ये ट्राई एटॉमिक. ठीक है, तो वो यहां पर बताया गया. ओके, तो वो चेक कर लेना इसमें. देन आगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड, इसमें दो अलग अलग एटम्स है. हमने अभी देखा वो क्या था? एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स है. यहाँ कंपाउंड्स का है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स है, यहाँ पर क्या बने? मॉलिक्यूल्स बने. ओके, तो जैसे यहाँ पर वाटर इज क्या है? वाटर क्या है? H2O. ठीक है. अमोनिया क्या होता है? NH3. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO. हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2. ठीक है, तो ये सब क्या है? कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स. ओके, देख लो यहां पे HCl, वाटर. अब बात करते हैं आयंस की. हमने एटम्स देख लिया, मॉलिक्यूल्स देख लिया, अब आयंस कहां से आ गया सर? आयंस क्या होता है? सो कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज. ठीक है, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस. तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा लॉजिक में देखना. आयंस क्या होता है? जैसे कि अगर कोई भी एटम उसमें किसी तरीके से, वो किसी तरीके से मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे, या तो कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले ले. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. मान लो ये एक एटम है. सिंपल सी बात, ये सब छोड़ो, सिंपल सी बात देखो कि दिस इज एटम. अब मान लो वैसे तो एटम न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल यानी कि उसके जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज 0 रहता है. अगर मान लो इस एटम ने कहीं से इलेक्ट्रॉन मंगा लिया, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का, तो अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन मंगा लिया तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? पहले तो ये 0 चार्ज था, न्यूट्रल था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मंगा लिया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. ऐसे ही मान लो कोई दूसरा एटम है B, न्यूट्रल है,
लेकिन मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया, दानवीर है ये, दान दे दिया, तो अगर माइनस निकल गया, पहले ही न्यूट्रल था, जीरो था, माइनस निकल गया तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस यहां था तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहा था, निकल गया इलेक्ट्रॉन तो उतना प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे चार्ज्ड एटम को, सिर्फ एटम नहीं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल में अगर किसी तरीके से चार्ज आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो कैटायन, देखो ये पॉजिटिव का ये याद रखो, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एनायन, याद रखना। तो आयन जो है वो क्या है, चार्ज एटम या चार्ज मॉलिक्यूल, लेकिन आप लिखना नहीं इस तरीके से, कोई भी एटम अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन की वजह से वो चार्ज आ गया तो वो आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज, कैटायन कहते हैं उसको, ऐसे आयन को। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने तो नेगेटिव चार्ज, एनायन कहेंगे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा भी लूज या गेन कर सकता है। अगर मान लो किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, जैसे 1 लूज किया तो 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 लूज किया तो 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 लूज किया तो 3 प्लस चार्ज आएगा। ऐसे ही 2 गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, मान लो x, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2 माइनस चार्ज आ गया। मान लो y, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना आ गया, 3 माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरीके से आयंस में भी चार्ज हो सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्लस हो या माइनस हो। बस ये याद रखना, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, ठीक है। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव or can be negatively or positively charged. A negative charge ion is called anion, positive charge ion is called cation. Ion may consist of single charge atom और group of atom, ठीक है। तो एक सिंगल एटम भी हो सकता है उसमें जिसके पास चार्ज है, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके पास नेट ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे मान लो Na+, ये तो एक ही एटम है जिसके पास चार्ज है, तो ये पॉलीएटॉमिक नहीं हुआ। लेकिन मान लो मैं लिखता हूं H3O+, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास चार्ज है, तो इसको हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे क्योंकि एक से ज्यादा एटम है, ठीक है। आगे वैलेंसी क्या होती है, ये ज्यादा सटीक समझ में आएगा, वैसे हम अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट वैसे समझ लो वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी है। एलिमेंट्स जो रिएक्टिव, मतलब बेसिकली कोई एलिमेंट अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो वो नोबल, वो स्टेबल है, पर नॉर्मली जो होते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। पर वो कितने अनस्टेबल हैं, कितने रिएक्ट करने की एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम और एटम ऑफ द एलिमेंट will combine with the atom of another element to form chemical compound, है ना। तो वैलेंसी वाले कंसेप्ट से ही हमको पता लगता है कि कोई भी एलिमेंट का एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ कितनी विगरसली रिएक्ट करना चाहता है, वो इसी से पता लगता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के कंसेप्ट्स में, ठीक है। अब यहां पर राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। अब देखो ये टेबल आपने अगर पढ़ा नहीं, अगर ये टेबल टेक्स्ट बुक का है एनसीईआरटी का, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप 10th में फिर मेरे पास आओगे, परेशान होके आओगे। तो इसको अच्छे से पहले रट लगा लेना। तो रटने का मतलब ये नहीं बस लगे हुए हैं, थोड़ा दिमाग से सोच समझ के इसको याद करोगे, और क्योंकि इसी से आपके फॉर्मूलाज बनेंगे। ये सब चीज कुछ नहीं दी होगी आपके पास, सीधा दिया रहेगा कि हाँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमको तो पता ही नहीं फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको यहां से देखो, ये वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव में खोजा करो। कहां है कैल्शियम, तो देखो यहां है कैल्शियम Ca2+, उठा के डाल दिया यहां पर सीधे, कैल्शियम होता है Ca2+। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा।
कार्बोनेट नेगेटिव, कहाँ है कार्बोनेट नेगेटिव, ये देखो कार्बोनेट क्या है CO3 2-। टेक्स्ट बुक में चेक करना, अगर क्लियर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस इज CO3 2-। अब क्या होगा, अब नंबर्स को अपोजिट साइड में भेज दो, ये इधर, इसका 2 यहां आ गया और इसका 2 यहां पर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca2CO3 ट्वाइस। सर ये बनेगा क्या, नहीं। अब यहां क्या ये कैंसल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं आपस में, कहां हो सकते हैं ना, 2 1 जा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना होता है उसको, ठीक है। सर ये प्लस और माइनस कहां चला गया, उसको नहीं यूज करना होता, वो तो चार्ज दिखा रहा था, वो कंबाइन हो गया, ये दिखा, तो बस हमको देखना है, प्लस पहले लिख दिया, माइनस बाद में लिख दिया, उसके लिए। बाकी तो हमको फिर साइन को नहीं भेजना, सिर्फ नंबर को, साइन वहां दिखेगा ही नहीं बाद में, फाइनली साइन को यूज नहीं करना उसमें, ठीक है। अब मान लो कि और कोई है, जैसे कि और लिखते हैं, और कई सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का है Mg2+, सो दिस इज Mg2+। यही तरीका है, याद रखोगे तो काम आएगा अभी भी और 10th में भी। और हाइड्रोक्साइड कहां है, हाइड्रोक्साइड कहां गया रे, किधर भाग गया, यहां पर है देखो, OH-, मतलब यहां ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, माइनस, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब 2 को यहां भेज दिया, 1 को यहां भेज दिया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बन गया Mg1, 1 लिखने की क्या जरूरत है, मत लिखो, और OH2 को यहां लाना है। पर अगर मैं 2 को सिर्फ ऐसे लिख दूं तो वो 2 सिर्फ हाइड्रोजन का हो गया, जबकि ये दोनों पार्टनर्स है, दोनों को मिलना चाहिए, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट, इसलिए ब्रैकेट लगाऊंगा मैं 2। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे MgOH ट्वाइस, दिस विल बी प्रोनाउंस एज MgOH ट्वाइस, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मान लो मुझे लिखना है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का होता है, कहां गया, अमोनियम का होता है किधर रे, यहां पर नहीं है, तो यहां पर ऐड कर लो आपने, यहां पर है, अमोनियम का है NH4+, NH4 ऊपर है प्लस, ठीक है। तो ये नंबर नहीं आएगा, इधर प्लस का मतलब सिर्फ 1 ही है, ठीक है। ये NH4 मतलब 4 हाइड्रोजन बता रहा है ना। और सल्फेट का है, सल्फेट का है SO4 2-, SO4 2-, ठीक है। तो अब ये 1 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा, तो ये बन गया NH4 और 2, मतलब ये पूरे ग्रुप को जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे, सो NH4 ट्वाइस ऐसे बोलेंगे, 40 रूबल मत लिख देना, NH4 ट्वाइस, और ये SO4 के साथ 1 आ रहा है, 1 तो ऐसे रह रहे हैं दोनों, तो 1 तो अंडरस्टूड है ना। सो द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज NH4 ट्वाइस SO4, ओके। तो ये आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ होता रहेगा। वैसे इसके लिए और डिटेल में बहुत सारे एलिमेंट्स का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक वीडियो देखोगे आप यूट्यूब पर, बस टाइप कर देना हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला एड्यू मंत्रा, बढ़िया से डिटेल वाली मिल जाएगी, चेक कर लेना। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे बनाते हैं, उसके लिए जैसे वाटर का मॉलिक्यूल का मास है 18, कैसे बना, तो इसमें आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास, वाटर में कितना होता है, तो 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन। अब एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 16 है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 यूनिफाइड मास। ऐसे ही जैसे यहाँ HNO3 दिया है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन का है 1 यूनिफाइड मास प्लस नाइट्रोजन का है 14 यूनिफाइड मास प्लस ऑक्सीजन का है 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है 3, तो इंटू 3, ठीक है। पूरा कंबाइन कर लिया, कितना आ गया 63 यूनिफाइड मास, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, फॉर्मूला यूनिट मास भी एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला यूनिट मास, ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट, जैसे बताया कि हर एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होता। जैसे अब NaCl का एग्जांपल लेते हैं, लिखते तो हम NaCl है फॉर्मूला,
बट एक्चुअली अगर हम एक यूनिट देखें उसका ना, तो पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें Na+ मतलब एक से ज्यादा होता है, जैसे Na+ हो गया, ये Na+ हो गया, मतलब आयंस है, ये एक से ज्यादा आयंस Na+ के हैं, और ऐसे ही एक से ज्यादा आयंस जो है वो किसके हैं, Cl- के भी है। तो ऐसे Na+ और Cl- का जो ये कॉम्बिनेशन है, इससे मिलके जो है अपना ये पूरा NaCl का एक क्रिस्टल तैयार होता है। मतलब अगर आप नेचुरली देखने जाओगे तो ऐसा होता है क्रिस्टल, पर हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सिर्फ Na, एक Na और एक Cl। तो ऐसे वाले क्रिस्टल्स का जो आयंस से पूरे मिलके जो क्रिस्टल्स बने हैं, उनका यूनिट तो ऐसा होता है, लेकिन हम फॉर्मूला ये लिखते हैं। तो इसका जब मास निकाला जाता है तो हम इससे नहीं निकालते कि हाँ 13 सोडियम और 11 क्लोरीन, ऐसे मास नहीं निकालेंगे। हम जब मास निकालेंगे तो बस फॉर्मूला ही देखेंगे, तो फॉर्मूला के यूनिट के हिसाब से हमने मास निकाल दिया। तो यहां पर ये 23 है और इसका 35.5। ये कहां से पता लग रहा है, मैं आपको लिस्ट है, चेक कर लेना, ठीक है। शुरू के 20 एलिमेंट का आपको याद रखना है, बता दूंगा, ठीक है। तो ये 23 35.5 कितना हो गया, 58.5। तो यानी फॉर्मूला से उसका मास निकाला गया, ना कि उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से। तो ऐसे वाले मास को हम फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। निकाला तो हमने बेसिकली यही चीज है, मतलब निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास को भी हम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकालते हैं, लेकिन नाम क्यों अलग बोला है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करना है तो सर ये याद कैसे रखें कि एटॉमिक मास कौन सा याद रखें। तो ये 20 एलिमेंट का याद रखो। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास याद रखना है, एटॉमिक नंबर तो 1 से 20 है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 है, हमको मास से मतलब है। हाइड्रोजन का मास है 1, हीलियम का है 4, लिथियम का है 7, बेरिलियम का है 9, बोरॉन का है 11, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 और सोडियम है 20, ठीक है। सॉरी, नियॉन है 20, सोडियम है 23, मैग्नीशियम है 24, अल्यूमिनियम है 27, सिलिकॉन है 27, फॉस्फोरस है 31, सल्फर है 32, क्लोरीन में लिखा था 35.5, आर्गन है 40, पोटेशियम है 39 और कैल्शियम है 40। देखो आर्गन और कैल्शियम का सेम है। ऐसे वाले को, ऐसे एलिमेंट्स को जिनका मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर्स अलग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। ये क्या है, ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिल रिलैक्स। वैसे इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है मोल कंसेप्ट, दैट विल बी डन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ एक आध होमवर्क दे देता हूं, जिसमें आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कुछ मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि H2SO4, जैसे कि क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। NaOH, जैसे कि K2SO4, ठीक है। तो ये सब निकालोगे आप, ये 3 का तो निकाल के बता देना कमेंट में, ठीक है। एंड मोल कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट भी होगा उसके अंदर, तो वो अलग से उसका वीडियो क्रिएट करूंगा। सबसे पहले कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है, मोल कंसेप्ट आया यहीं से, एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है वो थोड़ा वो याद कर लो पहले तो। सो दिस एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये है एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अच्छे से याद कर लो, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद कर लो आप, ठीक है। और अगर ये नंबर याद हो जाए तो ही, अभी पॉज कर लो, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, रट्टा जिसको हम कहते हैं, तो ये फिट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस एवोगैड्रो नंबर, दिस इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.022 10⁻23। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम नंबर में इसको एक एक्सपैंड करके लिखें तो इट इज 6, और देखो 23 जीरो है, 3 तो यहीं पर शिफ्ट कर लेता हूं, 1 2 3 मतलब 23 में से 3 यहां पर आ गया, 3 हमने एडजस्ट कर लिया, और कितने यहां पर जीरोज आएंगे, 3 तो हट गया ना, 20 जीरोज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू। एक सिंपल सी बात, ये एक नंबर है, प्योर नंबर है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी, दिस इज प्योर नंबर।
एक सिंपल सी बात, अगर मैं कहता हूं कि 1 पेयर ऑफ शू, 1 पेयर का मतलब कितने होते हैं? 1 पेयर का मतलब होता है 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं ना। एक जोड़े जूते में कितने होते हैं? 2 जूते होंगे ना, है ना, 1 पेयर। ऐसे ही व्हेन आई से 1 डजन, तो 1 डजन बनाना जब हम कहते हैं तो उसमें कितने बनानास होते हैं? 12, है ना। 1 डजन का मतलब 12 यूनिट्स। वैसे ही उसी ग्राउंड पे जब कहा जाए 1 मोल, जब 1 मोल, जनरली हम बनाना या जूते या चीजों के लिए नहीं करते हम, दिस इज डन फॉर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। एटॉमिक लेवल पे ये चीजें ऐसे हम यूज करते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर काउंट को यूजुअली बताने के लिए हम, क्योंकि देखो ना, एक छोटा सा, इतना सा, अगर आपने मान लो कोई जैसे मान लो सोडियम ले लिया, इतना सा, तो उतने से सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के? या एक चम्मच में आपने पानी ले लिया, एक स्पून में पानी ले लिया, उसमें कितना H2O मॉलिक्यूल होगा? तो बहुत बड़ा नंबर होता है वो। तो इसलिए हम ना उसको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक मोल जो होता है ना, एक मोल इज इक्वल टू दिस 6.022 10⁻23 यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो इसको, ठीक है। पहले से ही कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। आप जब 11th में पढ़ोगे ना, 9th में हो अभी, 11th में जब आप पढ़ोगे तो लगेगा यार क्या था ये, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। बट अभी ध्यान से आपको सिस्टम से समझना चाहिए इसको, ओके। तो व्हेन आई से 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब इतने यूनिट्स, अगर तो मतलब इसका मतलब कि मैंने बताया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होता है, जनरली हम लेते हैं इसको। सो व्हेन आई से आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, यानी कितने सोडियम एटम्स हुए? कितने सोडियम एटम्स हुए? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब हुआ 6.022, और 20 बार 0 लगाओ तो सीधे ऐसे लिख दो ना, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। सोडियम का सिंबल तो Na है, पता होगा, तो इतने सोडियम के एटम्स हुए। कोई भी चीज का 1 मोल ले लो, ये प्योर नंबर है, उसकी वैल्यू यही है, ठीक है। व्हेन आई से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, पानी के मतलब H2O ही होता है ना। सो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? सिंपल है सर, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। आ गई बात समझ में? इतनी समझ लो पहले, बाकी चीजें बहुत आसान है। इसके बाद व्हेन आई से 1 मोल ऑफ, क्या ले लें, जो भी तुम बोलो, 1 मोल ऑफ Na+ आयन, कोई भी आयन, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी ले लो, ठीक है। सपोज मैंने लिया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, आयन्स ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज मैंने लिया कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हुए सर? 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। सर और क्या? कुछ भी ले लो यार तुम, हाइड्रोजन एटम ले लो, नाइट्रोजन एटम ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले लो। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। इवन चलो तुम ये कह लो कि 1 डजन ऑफ बनाना यानी 12 बनानास होते हैं। 1 मोल ऑफ बनानास यानी इतने बनानास, ये नंबर देखो, ठीक है। सो आप ऐसे याद मत रखो, ये याद रखो, 1 मोल या फिर द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये ऐसे याद रखना आसान होता है ना। सो दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट 1 मोल ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन कंटेन्स, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कहते हैं कि इस जार में, ठीक है, मान लो ये कहा जाता है 50 मोल ऑफ वाटर है, 50 मोल्स ऑफ वाटर है इस जार में। तो 50 मोल्स का मतलब कितना हुआ? 50 मोल्स का मतलब कितना हुआ?
1 मोल का मतलब कितना H2O होता है, 1 मोल का मतलब इतना H2O होता है। तो अगर 50 मोल कहा गया है तो यानी इंटू 50 कर दो उससे, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सिंपल हो जाती है जब हम मोलार कॉन्सेप्ट में इसको ले जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि 1 मोल इज अ प्योर नंबर, ठीक है। मैं यहीं लिख देता हूं कि इट इज अ प्योर नंबर, ठीक है ना। जैसे कोई चीज में यूनिट होती है ऐसा कुछ नहीं, ये नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ लिखा है मैजिक। सो व्हाट इज द मैजिक रिलेटेड टू दिस नंबर, है ना। ये भी दिमाग में तो ये भी आता ना कि 1 मोल तो चलो ठीक है सर, ऐसा अजीब सा नंबर क्यों लिया है 6.022, उससे अच्छा ले सीधे 10⁻23 लेते हैं या सीधे 10⁻20 लेते, अपने मन से लेना तो कुछ भी ले लो। तो ये अजीब सा नंबर ऐसा ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या 6 इंपॉर्टेंट है, क्या 2 इंपॉर्टेंट है, क्या खास है इस नंबर में, क्या मैजिक है इस नंबर का, इस डिजिट का, इस नंबर का, वो हम यहां पर आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओगे, ध्यान से देखोगे, एकदम मक्खन जैसा समझ में आएगा। आगे देखते हैं गाइस, ओके। ये वाली चीज मैंने पार्ट 1 में तुमको पढ़ाई हुई है, तो जिसने भी पार्ट 1 देखा है टारगेट सीरीज का तो आप चेक कर लेना। टारगेट 95+ वाले में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा हुआ है पार्ट 1, तो वो चेक कर लेना। आपको ये तो इनिशियल तो पता ही चल जाएगा। अब सिंपल बात है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, किसी भी दिया हुआ एलिमेंट का एक एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं मुन्ना, अरे बोलना मुन्नी, क्या है वो, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां तक लिख ही देता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जितना एटॉमिक मास हमको पढ़ना है, सारे एलिमेंट्स का नहीं पढ़ना हमको, है ना। तो शुरू के कुछ एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास, हाइड्रोजन का देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, और ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको इन सबको मेजर किया जाता है या तो AMU विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली U जिसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो इनको मेजर करने की जो यूनिट है वो ध्यान रखना, आइदर इट इज AMU और U, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वो सब भी हम उसमें हमने वहां पर देखा हुआ है, तो चेक कर लेना उसको, ठीक है। बहुत छोटी है तो kg से तो बहुत कम है, चलो लिख ही देता हूं यार। 1 AMU is approximately equal to 1.67 into 10⁻⁻27 kg. This is very small number. 1.67 10⁻⁻27 kg. ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। फिर हमको और कौन सा जानना है, मैं आपको उस हिसाब से लिखते जाता हूँ। हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन का एटॉमिक मास याद रखो 12 यूनिफाइड मास, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन का याद रखोगे 14 यूनिफाइड मास, ठीक है। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एक याद रख लो 16 यूनिफाइड मास, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम का एक याद कर लो, सोडियम का 23 यूनिफाइड मास, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड मास, ठीक है। एल्यूमिनियम का 27 यूनिफाइड मास। ये सब एटॉमिक मास, मतलब एक एक एटम के मास की बात हो रही है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है एक एटम का मास है 14। तो ऐसे एटॉमिक मास बता रहा हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पर मोलार मास तक इसको ले जाऊँ, ठीक है। तो आप देख लेना। तो एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर है सल्फर, इसका है 31, इसका है 32, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का है 37, सॉरी इसका लिखते हैं 35.5। क्यों लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा, एटॉमिक मास की बात हो रही है, वाई दिस इज रिटन एज, पर फिलहाल याद रखो 35.5 यूनिफाइड मास, ठीक है। सो सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन का भी नहीं मेजर करना हमको, कि मॉलिक्यूलर मास में हमको पोटेशियम और कैल्शियम यहाँ तक हमको काम हो जाएगा। सो दिस इज
40 यूनिफाइड मास और इसका है 39 यूनिफाइड मास। ठीक है, मोर देन इनफ, जितना आपको याद रखना है काफ़ी है। तो ये हो गया एटॉमिक मासेस, ये हो गया गाइस एटॉमिक मासेस, मतलब एक एटम, कैल्शियम के एक एटम का मास है 40, ठीक है, अब पोटेशियम के एक एटम का मास है 39 यूनिफाइड मास। तो ऐसे आप याद कर लो। ओके, एक यूनिफाइड मास कितना होता है बता दिया मैंने। अब होता है, अब आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, जैसे ये मास ऑफ वन एटम को हमने एटॉमिक मास कहा, वैसे ही है ना, ये एलिमेंट के लिए हो गया। वैसे कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाएगा, कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाएगा गाइस? सो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये सब एटम है क्योंकि ये सब एलिमेंट्स है। जब ये कंबाइन कर जाता है और ये जब ऐसे बन जाता है तो ये क्या हो गया, ये कंबाइन करने के बाद एलिमेंट क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ये सब एलिमेंट्स थे, ये सब एलिमेंट, ये कंपाउंड बन गया। ये सिंगल सिंगल को हम एटम कहते हैं। जब ये कंपाउंड बन गया ऐसे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस टर्म को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो आई सिंपली राइट इट एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज मास ऑफ वन एटम। वैसे यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहां पर किसके लिए है, ये एटम किस में होता है, मतलब एलिमेंट में, और मॉलिक्यूल किसका होता है, कंपाउंड का, है ना। सो हियर दिस इज एटम, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, और ये तीनों एटम जब केमिकली कंबाइन हो गया तो ये बन गया, ये यूनिट मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलो यही लिख देता हूँ कि H2O, जैसे कुछ एलिमेंट्स का हम लिख देते हैं H2O का, हमने किया है लास्ट टाइम, हमने किया हुआ है इस चीज़ को कैलकुलेट। हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16। सो दिस इज 2 + 16 कितना हो गया, 18 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O का मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दो, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना है, 12। सो एक ही कार्बन एटम है यानी 12 यूनिट या 12 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, है ना, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 कितना हो गया, 32 + 12 44 यूनिफाइड मास। ठीक है, ऐसे ही तुम निकाल सकते हो मीथेन का, CH4 का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फरिक एसिड का, ठीक है, कई सारे जितने भी हैं तुम उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस करा हुआ है, यू कैन स्टिल ऑब्टेन दिस। ओके, एटॉमिक मासेस वहां दिया हुआ है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। वैसे ही मोलार मास का मतलब है 1 मोल का मास। ठीक है, सो दिस इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन एलिमेंट और कंपाउंड और आयन, है ना। 1 मोल ऑफ, सिंपली लिख दो एटम्स, या फिर अगर तुमको कंपाउंड दिया है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ कोई भी गिवन एलिमेंट का एटम हो या कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूलर, सॉरी वी कॉल इट एज मोलार मास। ठीक है, अभी अब क्या करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपको सिंपल रखे। 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल, सिंपल सी बात है, ऑफ एनी गिवन केमिकल। अब ये केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल। तो यहां पर अब थोड़ा सा देखना, मैं यहां पर अब जब लॉजिक बताऊंगा तो चीजें वो जो मैजिक है 1 मोल का वो यहां रिवील होने वाला है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि हाइड्रोजन का मोलार मास क्या है, या मैं जानना चाहता हूं कि नाइट्रोजन का मोलार मास क्या है, या मैं जानना चाहता हूं कि ऑक्सीजन या जो भी है यहाँ पर जो भी तुम देख रहे हो उसमें से क्लोरीन का मोलार मास क्या है, कैल्शियम का मोलार मास क्या है,
आई वॉन्ट टू फाइंड द मोलार मास, मुझे नहीं पता कुछ और चीज़ है, ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं पता, मेरे को निकालना है मोलार मास। ऐसे ही ये तो हो गया एलिमेंट, ऐसे मान लो कोई कंपाउंड ले, यहाँ पर दो हमने कंपाउंड लिए वही उठा लेते हैं। वाटर का मोलार मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास क्या है, आई डोंट नो दिस, निकालना है हमको यार, ऑब्टेन करना है, मिल जाएगा, चिंता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट रखे हैं, कंपाउंड रखा हुआ है। सो इसके लिए कैसे निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, क्योंकि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, लॉजिक तो हम वही लगाएंगे, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। अगर एक एटम का मास, जैसे मान लो कि क्लोरीन या मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14 यूनिफाइड मास, ठीक है, इनटू कितने एटम्स का मास निकालना है, जितने 1 मोल में होते हैं। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यूनिफाइड मास में अपना आंसर होगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर हाँ ये तो ऐसे ही आएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर भी वाटर का एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 यूनिफाइड मास। तो 1 मोल का निकालना है, मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मोलार मास निकलेगा। इससे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका है कि हम ना इसको ग्राम में, यूनिफाइड मास में दिया है ना, हम इसको ग्राम में एक डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। ये यूनिफाइड मास में दिया है ना, मैं इसको ग्राम में, मोलार मास को ग्राम में डायरेक्ट तरीके से लिख सकता हूं। यही मैजिक है इस नंबर का। देखो क्या है वो मैजिक, अब तुमको रिवील होने वाला है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मैजिक ऑफ दैट नंबर, जस्ट चेक। बहुत मजा आएगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का। तुम बोलोगे वाह क्या बात है सर, एकदम ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना देखो, 14 यूनिफाइड मास है। 1 मोल यानी 6.022 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो डायरेक्टली लिख सकता हूं। 14 को कॉपी कर लो सीधे, 14 जो एटॉमिक मास है उसको कॉपी कर लिया और U को हटा के ग्राम लगा दिया, वाला, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया लॉजिक क्या है। कोई भी यहां पर किसका निकालना, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना है, एक एटम का मास है 1 यूनिफाइड मास, 1 मोल यानी 6.022 10⁻23 एटम्स का मास है 1 ग्राम। ऐसे क्लोरीन का एक एटम का मास कितना है, 35.5 यूनिफाइड मास, बस U को हटा के ग्राम लगा देना है, 35.5 ग्राम। सोच रहे हो अब क्यों ऐसा अजीब सा नंबर था 6.022 10⁻23। इट वॉज हैविंग, मतलब कुछ बहुत रिसर्च है उसके अंदर, बहुत कमाल का नंबर है। मैं आपको और बताऊंगा और कमाल क्या है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का एक एटम का मास है 40 यूनिफाइड मास। 1 मोल का मास कितना हुआ, मास ऑफ 1 मोल या फिर मोलार मास, 1 मोल कैल्शियम का मास कितना हुआ, यानी 6.022 10⁻23 एटम्स। कितने एटम्स हुए, 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इतने पार्टिकल्स का मास कितना है कैल्शियम का, एक एटम का 40 है, इसका हो गया 40 लिख दो, सेम नंबर कॉपी करो, आगे ग्राम लगा दो, ठीक है। और सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास को ही नंबर तो वही कॉपी किया, आगे ग्राम लगा दिया, तो इसलिए मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड, समटाइम्स इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के आगे हमने ग्राम लगा दिया, इसलिए मोलार मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। सो तुम ये कह सकते हो कि हाँ क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 35.5 ग्राम, ठीक है। या फिर क्लोरीन का मोलार मास कितना है, 35.5 ग्राम। या फिर ये भी कह सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम। या फिर मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम। बातें थोड़ी सी चाहिए तो बैक करके फिर देखना, ठीक है, इसको क्लियर कर लो। तो इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब देखो अगर मॉलिक्यूल है तो क्या सर, कुछ नहीं, वही होगा, मॉलिक्यूल है तो क्या, मॉलिक्यूलर मास देखो क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, 18 यूनिफाइड मास, तो बस 18 कॉपी कर लिया, ग्राम लगा दिया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 यूनिफाइड मास, 44 कॉपी किया, सिर्फ U को हटा के ग्राम लगाना, और क्या करना है यार, और कोई नया काम थोड़ी करना है ना। तो बस
ये हो गया हमारा इनका मोलार मास, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का इतना मास है, या फिर मोलार मास ऑफ वाटर इज दिस 18 ग्राम, या फिर मास ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज दिस 18 ग्राम। जिस तरीके से बोलना है बोलो। अब जैसे यहां पर हमने लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूल के केस में उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ही है, आगे उसको यू हटा के ग्राम लगा दिया। समझ रहे हो इस नंबर का मैजिक। अब देखो, अब मैं आपको रियल मैजिक बताता हूं कि अगर ऐसे नॉर्मली अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितना पानी है, अब देखो यहां मेजरमेंट भी है, अगर आपको दिख रहा हो मेजरमेंट भी है, तो मेजरमेंट की लॉजिक से और हमको इसका जो डेंसिटी है उससे हमको क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ दिया है, ठीक है, और अगर डेंसिटी हमको पता है पानी की, वैसे पता ही होगा, जो हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, तो इससे हम इसका मास निकाल सकते हैं, व्हाट इज द मास इनसाइड। ठीक है, हमको अगर वॉल्यूम पता है, सोचो यहाँ पर वॉल्यूम पता चल गया और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डायरेक्टली इसके अंदर कितना मास है वो निकाल सकता हूं मैं, मतलब वजन भी करना नहीं पड़ेगा, व्हाट इज द मास, डायरेक्टली आई कैन ऑब्टेन। सो इस मास को यूज करके मैं मान लो ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो मास है पानी का, यानी H2O का, और कुछ भी नहीं है इसमें, प्योर मान लो H2O का जो मास है, क्योंकि वजन करूंगा तो डब्बे का मास आ जाएगा, पर है ना, वो भी हम कर सकते हैं, खाली डब्बे को मेजर कर लिया, फिर पानी भर के मेजर कर लिया, तो पानी का मास माइनस कर लेंगे, निकल जाएगा। बट ऐसे भी है ना, वॉल्यूम है, डेंसिटी पता है, मास निकल जाएगा। अगर मान लो मैंने जो तरीके से जैसे भी निकालना है, मास मैंने यहां पर निकाल लिया कि 180 ग्राम है। अब समझना इस बात को, अगर मान लो मास निकाल लिया, वैसे तो ज्यादा है, पर मान लो मैं कह रहा हूं कि 180 ग्राम है, 180 ग्राम से मैं आपको सीधे बता सकता हूं, अब मोल कॉन्सेप्ट का रियल मैजिक पता चलेगा, मैं सीधे बता सकता हूं कि इसमें अंदाजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये प्योर वाटर है तो इसमें अंदाजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। कैसे सर, ये क्या बता रहे हैं, मतलब ये कोई भी बात मत किया करो सर, लॉजिक दिया करो, मैजिक देखो तुम। H2O है ना, ये 18 ग्राम का मतलब इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम मतलब 1 मोल है, 18 ग्राम मीन्स दिस मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें कितना, 180 ग्राम अगर है, अगर 180 ग्राम है तो कितना हो गया, अगर 18 ग्राम 1 मोल है तो 180 ग्राम कितना हो गया, 10 मोल हो गया। 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल होता है 6.022 10⁻23, अगर 10 मोल है तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इंटू 10 कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली आ गया। मतलब जो भी है उसको आप जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आया है मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 10 से 10 मोल था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया, 18 ग्राम का 1 मोल है, 180 ग्राम मतलब कितना हो, 10 मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल जो आ रहा है हम सीधे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो ये मैजिक है इस चीज का, सिर्फ वाटर के लिए नहीं, हर चीज के लिए कर सकते हैं हम ये। सो ये है एवोगैड्रो नंबर की ताकत और मोल कॉन्सेप्ट की ताकत, जो केमिस्ट्री में जान भर देता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा कैलकुलेशन से, लॉजिक से और इस नंबर की मैजिक से हम इसको निकाल पाते। तो आप ये जब समझ जाओगे ना, इस चीज़ का इंटरेस्ट समझ जाओगे, केमिस्ट्री की बेसिक है ये, इसको समझ जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। सो होप अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आई ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना, ताकि ना मैं अपने आप में चेंजेस कर रहा हूँ वेरेवर नीडेड। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ है यहां तक, अभी तक, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर समझ में आया है, यहां तक क्लियर है, दिस इज समझो फर्स्ट हाफ क्लियर कर लिया आपने, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी बातें सुपर क्लियर होंगी। लेकिन मुझे यहां पर स्टॉप करके आप कमेंट करो, जो रुका हुआ है कमेंट करो। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज, कितना एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, डैश नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हमने बता दिया 6.022 10⁻23। एंड कितना ग्राम हो गया, कितना ग्राम हो गया, तो वो तो हमने बताया कि इसमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को लिख दो और आगे ग्राम लगा दो, उतना ग्राम हो गया। ठीक है, सो वो मोलार मास, एक बात मैं यहीं लिख देता हूं ये वाली पॉइंट पे, कि
मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या कि हम ग्राम लगाते हैं। ठीक है, तो बन जाता है मोलार मास। ओके, सो यहां पर ये टेक्स्ट बुक की कुछ चीज ये देख लो। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, बस रिवाइज करनी है जो आपने किया अब तक, उसी को रिवाइज करना। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कितना होगा? 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आगे समझ में? ये तो नंबर हुआ। मतलब 1 मोल का जो न्यूमेरिकल मतलब है ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो वैल्यू यहां पर हमने जान ली। कितना है वो? 6.022 10⁻23 एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जो भी हो। ठीक है, अच्छा अब मास की तरफ देख लेते उस साइड में। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12 यूनिफाइड मास। यू को हटा के ग्राम लगा दिया, 12 ग्राम, है ना। ऐसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तुम खुद बताओगे यार कितना? 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एक एटम का मास होता है 1 यूनिफाइड मास, बस यू हटा के ग्राम लगा दिया। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल कितना मास होता है? इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम्स। बात तो वही हुई। रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल मतलब क्या? रिलेटिव हम करते ना, एटॉमिक मास से जब हम निकालते हैं तो हम रिलेट करके ही निकालते हैं, तो इसलिए उसको रिलेटिव मास कहा जाता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि किसी एक एटम, बेसिक एटम को रिलेट करके बनाया जाता है ना। तो तुम यहाँ पर रिलेटिव मास नहीं याद रखना, तो सीधे लिखो 1 मोल इज मतलब इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। आगे देखते हैं गाइस। ओके, सो इसमें इफ कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 150 रुपीज। सर ये कहां से आया? पेन की लॉजिक से कहां से आया? मतलब ये मेरा तरीका है बताने का कि इसको आप करने का, मतलब जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको करने के बहुत वेज है। 2 ऐसे वेज जो आपको एकदम सिली तरीके से ले जाएंगे ना, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला तो है, इफ द कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 150 रुपया, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। तो इसमें हम बचपन में कैसे करते थे, मतलब ये बता रहा हूँ आपको, ये तरीका कैसे यूज करते हैं। बचपन में कैसे करते थे कि 30 पेन से हमने पहले 30 पेन का 150 है तो हम क्या करेंगे, 1 पेन का कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना। क्या किया जाएगा? 150 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा? 0 कैंसिल हो गया, 3 5 5 रुपए का 1 पेन पड़ा। 5 रुपए का 1 पेन है, 5 पेन का कॉस्ट पूछा, 5 5 25 रुपीज, है ना। ऐसे करते थे। या फिर जो थोड़े बच्चे दिमाग वाले होते थे ऐसे लिख देंगे कि 30 पेन का कॉस्ट है 150 रुपया, तो सीधा करस्पॉन्ड करो 5 पेन का कॉस्ट कितना रुपया होगा, लेट दैट बी x रुपया। अब जैसे दिख रहा है ना, जैसे जैसे पैटर्न दिख रहा है, खचा खच डिवाइड करो। सर ये खचा खच कैसे डिवाइड करते हैं? तो देखो सीधे जैसा दिख रहा है ना पैटर्न, पेन के नीचे पेन लिखा है, रुपीज के नीचे रुपीज लिखा है। चाहे तुम इस लाइन को ऊपर लिख दो या इस लाइन को नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेन के नीचे पेन लिखा है, रुपीज के नीचे रुपीज लिखा है, बस ये पैटर्न है। सीधा डिवाइड कर लिया। सो डिवाइड कर लिया, 30/5 इज इक्वल टू 150। कहाँ जा रहा है? 150 बाई एक्स, एक्स को यहाँ ले लिया। सो x इज इक्वल टू 150 और 5 ऊपर आ गया और 30 नीचे आ गया, है ना। ये 0 कैंसिल किया, 3 5 5 5 25 आ गया, 25 रुपये आ गया इसका वैल्यू। तो ऐसे भी करते थे, आमने सामने लिखा और सीधा डिवाइड कर दिया। बात वही है, ठीक है। अच्छा, इसी लॉजिक से, ये सेम लॉजिक से हमको मोल कॉन्सेप्ट करना हो, एकदम सेम लॉजिक से। देखो, इफ मास ऑफ, यहां मास भूल गया लिखना, इफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम। ये तो हमको पता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 यूनिफाइड मास है, तो 1 मोल का मास कितना होगा? 23 ग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है, तो हमको पता है भैया, सीधे लिख दो 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम, है ना। जैसे आमने सामने बताया मैंने, वैसे यहां पर
0.2 मोल इज इक्वल टू x ग्राम। निकाल लो x की वैल्यू। सो 1 सीधा हमने सब डिवाइड कर देना सीधे, मोल के नीचे मोल लिखा है, ग्राम के नीचे ग्राम, चाहो तो ग्राम वाला पहले लिख देते, मोल वाला बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोल के नीचे मोल और ग्राम के नीचे ग्राम आ गया। 1/0.2 इज इक्वल टू 23/x। x की वैल्यू कितनी हो गई, ये ऊपर गया, 23 इंटू 0.2 आ जाएगा इससे यार, है ना। तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 2 दैट इज 4.6 ग्राम। सही है ना, सही है यार, गलत कहां से होगा। आगे, कैलकुलेट मास ऑफ 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। सिंपल है यार, नाइट्रोजन है ना, एटॉमिक मास कितना है, 14 है, एटॉमिक मास 14 है तो मोलर मास कितना हुआ, 14 ग्राम, है ना। तो यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास है 14 ग्राम, तो हमको पूछा है 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना मास होगा, x ग्राम। ये डिवाइड करो ना सीधा, क्यों परेशान हो रहे हो यार, है ना। 1/0.8 इज 14/x, x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा। तुम निकाल के बताना, मैं नहीं निकाल रहा इसमें यार, इतनी मेहनत नहीं करता मैं। अगला सेकेंड वाला, मास ऑफ 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन एटम है ना, एटम है ऑक्सीजन का, एक एटम का मास होता है, नहीं यकीन नहीं हो रहा तुमको, ध्यान नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं है। कहाँ गया ऑक्सीजन का, देखो लिखा है हमने, ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास। इसको रट लो यार, ये रटोगे नहीं ना गड़बड़ हो जाएगा, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। कहाँ गए, हाँ। सो एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास, ओके। तो 0.4 मोल्स का कितना हो गया, 0.4 मोल का हमको नहीं पता, तो लेट दैट बी x ग्राम, ऊपर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमको पता है कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन एटम्स का एक मोल का मास होता है 16 ग्राम। डिवाइड करो धबाधब, गेट द आंसर, है जी। और तीसरा वाला, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, नंबर ऑफ एटम पूछा है, यहां तक तो सर मास था ठीक था, अभी नंबर ऑफ एटम पूछा है, अरे कर लेंगे यार। तो हमको पता है, अब देखना मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊंगा मैं। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो हमको पता है कि कार्बन एटम की बात हो रही है, ठीक है। और 0.6 ग्राम में कितना एटम है नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं x ऑक्सीजन एटम्स, x ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। लेट द वैल्यू बी x, है ना, वही निकालना है हमको, कितने एटम्स है वो निकालना है, कोई बात नहीं। पर हमको पता है इसका मोलार मास कितना, देखो मोलार मास है 12 ग्राम, और 12 ग्राम कितना मोल्स होता है, 1 मोल होता है, यानी, और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं हमको पता है। सो आई कैन से सिंपली से दैट, ग्राम के नीचे मुझे ग्राम लिखना है, तो ये बात ध्यान रखना कि क्या चीज लिखनी है। 3 चीजें हैं इसके मोलार कॉन्सेप्ट से, कि 12 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, और उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 10⁻23। अब ये 3 चीजों में से यहां क्या लिखना है, ग्राम के नीचे ग्राम वाली चीज आएगी, और सामने नंबर ऑफ एटम्स के नीचे नंबर ऑफ एटम्स ही आएगा। सो 12 ग्राम इज इक्वल टू डैश एटम। 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं पता है हमको, 6.022 10⁻23। करो डिवाइड, गेट द आंसर यार। 0.6/12 इज इक्वल टू x/6.022 10⁻23। यूल गेट द आंसर यार, झूठ नहीं बोल रहा मैं, एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। और तो ये ऐसे आ जाएगा। तुम लोग सर ये लाइन ऊपर आ गई, ये लाइन नीचे आएगी तो क्या होएगा, मान लो आपने ये 12 ग्राम और ये जो वैल्यू है ये ऊपर लिख दी, तब भी डिवाइड करोगे, आंसर x की वैल्यू निकालनी है तुमको। बस ये ध्यान रखना कि ग्राम के नीचे ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स के नीचे नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स के नीचे मोल्स, ये सब चीज ध्यान रखना है। आगे तो ये तुमको करना है, बताना भाई, ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आगे देखते हैं। अब देखो, काफ़ी बच्चे बोलते सर स्कूल में ना ऐसे करने से नंबर नहीं मिलते, टीचर बोलती है फॉर्मूला लगाओ, है ना। ये तो चलो ठीक है, आप अपनी लॉजिक के लिए कर लोगे, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद कर लो, ये 2 स्कूल में आपके टेक्स्ट बुक में। एक नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एक तरीका मैंने बता दिया, सिंपल है, आएगा ये आंसर। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास बाय मोलर मास। एंड दूसरा जो है वो निकालने का नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी 6.022। इसका मतलब तो वही है 6.022 10⁻23। अब देखो
मैं इसको पहले मिटा दूँ तो सो कन्फ्यूजन करेगा रे तू। हाँ अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल n से। गिवन मास मतलब आपको दिया रहेगा जो भी 1 ग्राम, 5 ग्राम, 0.2 ग्राम जो भी दिया रहता है वो यहाँ पर। मोलार मास आपको पता है, कोई भी चीज़ का मोलार मास आपको पता है, ठीक है। कैसे पता है सर? हमको तो मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता, तो जो शुरू की जो हमने एलिमेंट जो आपको याद दिलाया ना उतने आपको याद रखने, उससे आप मोलार मास निकाल पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल देते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। मैं निकाल के बताता हूँ। नंबर ऑफ क्या निकाला? मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखते जाओ यार। सो नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास कितना बोला है? 46 ग्राम। और सोडियम का मोलार मास कितना होता है? एटॉमिक मास सोडियम का कितना है? 23 यूनिफाइड मास। तो मोलार मास कितना हुआ? 23 ग्राम। 23 ग्राम कितना आया? 2 आ गया, तो ये होगा 2 मोल। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, गिवन मास बाय मोलार मास, गिवन मास बाय मोलार मास। सोडियम का गिवन मास कितना हो रहा है? 230 ग्राम में कितने मोल्स है? गिवन मास 230, मोलार मास कितना सोडियम का? 23, कैंसिल हुआ कितना आया? 10 मोल्स, ठीक है। अगला 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, फिर से वही है यार, 2.3 इज अ गिवन मास, मोलार मास है 23 ग्राम, ये कितना हो गया? 1/10 यानी 0.1 मोल्स, ठीक है। करते जाओ, 0.46 का गिवन मास ये हो गया, मोलार मास 23, सब सोडियम का ही दिया है मैंने, टेंशन नहीं। कोई और एलिमेंट तो क्या होगा सर? कार्बन आ गया। कार्बन का मोलार मास कितना है यार? कार्बन एटम का मोलार मास कितना है? अरे बता भाई, 12 है ना। तो गिवन मास 7.2 है, नीचे 12, 7.2/12, 12 6 72 होता है, 0.6 आ गया। ऐसे ओरली बता सकते हो यार। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाले सर? ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है? कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना आज, 44 यूनिफाइड मास। तो मोलार मास कितना हुआ? 1 मोल का मास कितना हुआ? अरे 44 ग्राम ना। एक मॉलिक्यूल का मास हुआ 44 यूनिफाइड मास जो हमने निकाला है CO2 का। तो मोलार मास कितना हुआ? एक मोल का कितना हुआ? 44 ग्राम। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल निकालना हमको। सो गिवन मास बाय मोलार मास, गिवन मास कितना है? 2.2, मोलार मास कितना है? 44 है ना ग्राम। कैंसिल हुआ ये तो वैसे ही, और ये 22 2 44 होता है ना, लेकिन ऊपर पॉइंट है तो इसलिए आएगा 1/20 ना, है ना, बराबर है ना। इंटू 10 इंटू कर दो, 10 कर दो, 1/20 हो गया, आ जाएगा उसका भी। ओके नेक्स्ट, अब ये वाला मिटाएं सर। तो ये फॉर्मूला हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ। अब देखो हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना, अब मास निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 4 मोल्स ऑफ सोडियम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे फॉर्मूला तो यही लगेगा सर, हमको निकालना मास है। अब ये दिया हुआ है, हमको मास निकालना है। क्या फर्क पड़ता है? इसको यहाँ ले जाओ, फॉर्मूला वैसे बन गया। सो हमको जब मास निकालना होगा, यानी ये निकालना होगा, तो इसको इधर भेज देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। सो मास निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। जरूरी थोड़ी हर चीज का अलग फॉर्मूला लिखा जाए यार। पहले ये निकालना था तो हमने ऐसे लिखा, जब ये निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, फॉर्मूला वो बन गया। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। अब बोला है 4 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का मोलार मास कितना है? 23 ग्राम, है ना, और 4 मोल है ना। देखो मोलार मास लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल है? 4 मोल, इनटू 4 आ जाएगा आंसर। अब ये भी थोड़ी बताऊंगा मैं कैसे आएगा सर, मल्टीप्लाई करना आता है आपको। ऐसे ही यहाँ पर भी मोलार मास सोडियम का 23 इंटू कितना मोल्स है? 0.4, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास कितना है? 44 ग्राम, अभी लिखा था, इंटू कितना मोल्स है? 5, ठीक है। मोलार मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स करते जाओ। 10 मोल ऑफ का ऑक्सीजन O2, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, अभी 10 मोल ऑफ O2 बोला है। अब O नहीं बोला, O एक एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है। दिस इज ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? तो हमने पढ़ा है कि हाँ दैट इज 16 ग्राम,
है ना, 16 ही होता है ना ऑक्सीजन का, हाँ 16 होता है। तो ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो O2 इज नॉट ऑक्सीजन एटम, इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें 2 ऑक्सीजन का एटम है। सो दिस इज O2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल O2, O का 16 है तो O2 का कितना हुआ 32 ग्राम, ठीक है। तो इसका मोलार मास है 32 ग्राम इंटू कितना मोल्स है 10 मोल्स है 320, ठीक है। 20 मोल ऑफ N2। वैसे यहाँ पर N का एटॉमिक मास जो है, एटम का मास कितना होता है 14 ग्राम, है ना। तो वैसे ही N2 यानी नाइट्रोजन भी N2 फॉर्म में होता है, तो N2 यानी 2, ये मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम्स है, यानी 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 ग्राम। गिवन मास कितना है 28 ग्राम इंटू कितना मोल्स है 20 मोल है ना। आ गया आंसर कितना 56, है ना, 56 और 0 560 ना। तो ये हो गया। और एक चीज़ सर, ये इसी फॉर्मूला से आपने सारा कर लिया, ये कब वास्ते इस्तेमाल में आएगा? आएगा ना जब निकालना होगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। जब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब देखना, गिवन मास बाय मोलार मास को तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि हमको हमेशा मास दिया हो और मास से ही हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, कभी मोल्स भी दिया होगा, जैसे 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल है, तो बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। देन तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम। देख लो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी ये सीधा ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया है 0.4 मोल, सीधे उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.4 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो 5 इंटू 6.022 10⁻23, मतलब बेसिकली कुछ भी हो ना, 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो या 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, करना तो हमको वही ना, इस नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, अब आ गया यहाँ पर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, अब मास के हिसाब से आ गया, तो अब ये फॉर्मूला नहीं, अब ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हैं सोडियम के, वो निकालना है। सो गिवन मास, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास, कितना मास दिया है 2.3 ग्राम, बाय मोलार मास, मोलार मास कितना होता है सोडियम का 23 ग्राम, इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट Na यानी 6.022 10⁻23, है ना। सो दिस इज, ये हो गया 10 जा 1/10 हो गया इंटू 6.022 10⁻23, है ना। अब इसको एडजस्ट कर लो ऊपर, 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22 सोडियम एटम्स। वाह सर वाह, ठीक है। ऐसे ही आप ये निकाल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास बाय मोलार मास, CO2 का कितना होता है 44 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, आ जाएगा। यहाँ भी वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक का सब यही बोलते हैं सर कि सर टेक्स्ट बुक में तो अलग टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। अरे क्या यार, इतना क्या डरना, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये 11, यही हार्ड लगता होगा तुमको। क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम है ना हद करते हो यार। कैसे करना है देखो, मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेट प्रेजेंट इन, अब ये तुम खुद कर पाओगे यार, खुद कर पाओगे, मैं लॉजिक देता हूँ, तुम खुद करना है इसको। नंबर ऑफ, NCERT की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर ना S8 वाला क्राउन शेप का सल्फर होता है, तो मतलब 8 एटम्स दिख रहे हैं हमको इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है 16 ग्राम। तो गिवन मास कितना है, यहाँ पर ये गिवन लिख दो, गिवन मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है। और हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट दैट बी क्वेश्चन मार्क डालो, कुछ भी एक्स लिख दो, कुछ भी है। और क्या हमको क्या क्या पता होना चाहिए जब ऐसे हम गिवन मास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो वो सेकंड फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इंटू अवोगैड्रो कांस्टेंट, है ना। गिवन मास कितना है 16 ग्राम, मोलार मास कितना है सर, मोलार मास कितना है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं S8 विच इज अ मॉलिक्यूल। सल्फर का होता है 32, ठीक है। सल्फर का 32 होता है यूनिफाइड मास एक एटम का, है ना। तो यहां पर 8 एटम्स है, इंटू 8 हो गया, है ना। 8 टू 16, 8 थे 24, 25, 256 ग्राम, ये इसका मोलार मास हो गया। सो मोलार मास इज, है ना, मॉलिक्यूलर मास इज 256 यूनिफाइड मास, तो मोलार मास कितना हो गया 256 ग्राम लगा दिया, 256 ग्राम इंटू 6.022 10⁻23। ये टेबल में कैंसिल होता है यार, आंसर निकलेगा, ठीक है। और कौन सा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम। ओ सर बहुत डिफिकल्ट है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बात कर रहे हो यार। अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, बस ये याद रखो, इतना ही याद रखना Al2O3, ठीक है। बाकी क्या पूछा है देखो, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, मतलब एल्यूमिनियम का एटम्स का पूछा है। तो एल्यूमिनियम एटम कितने हैं कैसे पता लगेगा, अगर तुमको ये पता लग जाए कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, इतना तो क्लियर है ना, बोल रहा यार, अरे बोल दे यार। एक मॉलिक्यूल में, यार दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने एटम है 2 एटम है, दिख रहा है 2 एटम है। तो अगर हमको ये पता लग जाए जैसे भी कि डैश नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, अगर हमको ये नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पता लग जाए तो लास्ट में सिर्फ इंटू 2 करना होगा और फाइनली हमको पता लग जाएगा उतने एल्यूमिनियम के आयंस है, बस इंटू 2 करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस है, ठीक है। तो बस ये हमको, हमारा एम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। फॉर्मूला मिल गया ना यार, सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, उठा के डाल दो यहाँ पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है रे बाबा 0.051 ना, हाँ सही है, बाय मोलार मास। ओ सर मोलार मास कैसे निकला, अरे यार दिया भी है तुमको, हिंट भी दिया है, वैसे भी तुमको याद करना बताया, एल्यूमिनियम का याद करना। 27, देखो कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 27 एक एटम का मास इंटू 2 एल्यूमिनियम एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है ना, तो इससे निकल जाएगा 54 ना, 54 और ये हो गया 6 3 18, 3 1 3, 16 3 ये हो गया 48, कितना आ गया रे, ये आ गया 12 और 10, 102 ग्राम लगा दो सीधे, ये हो गया मोलर मास, है ना। 102 ग्राम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास इंटू अवोगैड्रो नंबर, व्हाट इज दैट 6.022 10⁻23, ठीक है। अब देखो 51 का डबल होता है 102, पहले तो 3 डिजिट को यहाँ शिफ्ट ही कर लो तुम, 51 ही बना दो, तो 3 राइट में शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव पावर चढ़ेंगे, मतलब ये 10⁻3 चढ़ेगा, है ना। 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻3, तो 10⁻3 और ये 10⁻23 कितना हो जाएगा 10⁻20, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा सीधा 2, सो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 3.011 है ना, इंटू 10⁻20। ये इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से पता लग गए, 3.011 इंटू 10⁻20। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हुए, इंटू 2 कर दिया, अगेन 6.022 आ जाएगा 10⁻20। दैट्स योर आंसर गाइस। थोड़ा खींचड़ फीचड़ हो जाता है बट दिमाग लगाओ, ओके। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है। विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स, बस ये बताना किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम कार्बन एटम, ठीक है। मतलब इसमें फंस नहीं जाना, कभी ऐसे दिया हो कि विच इज हैवी 100 ग्राम आयन या 100 ग्राम, होता ना ये सवाल कि क्या ज्यादा भारी है, 100 किलो रुई की 100 किलो लोहा, तो लोग 100 किलो लोहा बोलते हैं, अरे दोनों 100 किलो है,
पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अलग लॉजिक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम किसमें ज़्यादा एटम्स होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम कार्बन में, तो दैट इज डिफरेंट केस। ठीक है, ये डिफरेंट केस है यहाँ पर। भाई आराम से, कैमरा भाई आराम से रहना, ठीक है, 1 मिनट, हाँ सही है। ओके, सो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स निकालना सिंपली। नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला क्या होता है सर, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों में मतलब अगर हम बात करते हैं सोडियम की या अगर हम बात करते हैं कार्बन की, सिर्फ मोलार मास अलग हुए। सोडियम का मोलार मास कितना है 23 ग्राम, कार्बन का मोलार मास कितना है 12 ग्राम, बाकी चीज़ें सेम होंगी, गिवन मास दोनों में 100 है, तो दिस इज 100 न्यूमरेटर ये, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, सिर्फ मोलार मास अलग है। मोलार मास सोडियम का है 23 ग्राम। वैसे यहाँ पर भी, यहाँ भी 100 ग्राम दिया है गिवन मास 100, एवोगैड्रो नंबर तो हर जगह सेम होता है 6.022 10⁻23 बाय कार्बन का मोलार मास कितना है 12 ग्राम। तो अब देखो इतनी वैल्यू, न्यूमरेटर सेम है दोनों में, न्यूमरेटर सेम है, तो किसमें ज़्यादा एटम्स होंगे कैसे पता लगेगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका ओवरऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ नीचे इस नंबर को 23 से जब डिवाइड करोगे और सेम नंबर को जब 12 से डिवाइड करोगे तो जो 23 वाला है वो नंबर छोटा आएगा कंपेयर टू जो 12 से जो डिवाइड करोगे वो नंबर ओवरऑल बड़ा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, 23 से डिवाइड करोगे, है ना, 23 नीचे है तो न्यूमरेटर ओवरऑल जो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जब ये दिस नंबर इज स्मॉलर ना, डिनोमिनेटर जब छोटा रहता है तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। सर ये क्या बता रहे हो आप, मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो बता दो। जैसे मान लो कि 100 है, इसको मान लो आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, और दूसरे केस में अगर 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा ना, दिस विल बी बिगर। कैसे बिगर होगा सर, ये कितना आया 50 आया, इसमें कितना आया 25 आया, तो बड़ा है ना ये। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। वाह क्या बता रहे हो सर, क्या मैथ्स बता रहे हो, ऐसे ही पढ़ाएगा। मैथ्स भी पढ़ा दो, हाँ ऐसे बोलते हो आप लोग, मैथ्स पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, आई विल नॉट डू इट। ठीक है, काफी हमने कर लिया। एक सेकेंड, ये ना होमवर्क क्वेश्चन है, आई वॉन्ट एवरीवन टू डू दिस, भले ही आपके अपने अब तक जो प्रैक्टिस किया होगा ये वाला करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट इन दिस। सब कर लोगे तुम, ये तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल ही लोगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, जब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, मान लो ये निकाल लिया कि 4000 उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो लास्ट में जब ऑक्सीजन आइटम निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो गए, × 2 कर लो, आ जाएगा आंसर 8000। ठीक है, तो ये तुमको करना है और उसका आंसर बताना है कमेंट में। जो बंदा नहीं बताना मेरे को बहुत गुस्सा आती है, फिर मैं फोन करता हूँ घर पे। ठीक है, चलो गाइस, आई होप कि तुमको ये मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ज़रूरत है बस इसके बाद टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लो और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, एवरीथिंग विल बी डन, क्लियर्ड। बस ये है कि भाई ये सब चीज़ें जो होती है ना प्रैक्टिस से होती हैं। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, सिर्फ ऐसे ही जा रहे हो बस देख के वीडियो, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।